हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो आज क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता दें कि आज के क्लास में हम लोग प्राइस डिटरमिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्राइस डिटरमिनेशन कि डिफरेंट डिमांड कंडीशंस में, सप्लाई में, डिफरेंट सिचुएशन में क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रख करके प्राइसेस को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि प्राइस होता क्या है। तो मेरे भाई, प्राइस इज एन एक्सचेंज वैल्यू। प्राइस एक एक्सचेंज वैल्यू है। सपोज दैट आई हैव टू परचेज दिस पेन। मेरे को ये पेन खरीदना है, तो मैं दुकान वाले से गया, बोला कि भैया मेरे को ये पेन दे दे। उन्होंने कहा क्यों दे दूं? मैं बोला बदले में तेरे को पे कर रहा हूं यार, मेरे को, मैं ऐसे थोड़ी मांग रहा हूं तेरे को। ठीक है, कितना पे कर रहे हो? तो वो बोला कि इसका दाम है आपका 1000। तो हम बोले ठीक है, 1000 में ये मेरे को दे दो। तो दैट इज व्हाट? एक्सचेंज वैल्यू। प्राइस मतलब क्या होता है? एक्सचेंज वैल्यू। मतलब एक प्रोडक्ट के बदले हम उसको कितना पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्राइस का इंट्रोडक्शन, या तो मतलब शॉर्ट में बोले तो मीनिंग। चलो आगे हम लोग देखते हैं कि प्राइस का अगर बात करें तो प्राइस होता क्या है। ठीक है, चलो एक बार इंट्रोडक्शन से पढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो, प्राइस ऑफ ए गुड एक्सप्रेस देयर एक्सचेंज वैल्यू। वो क्या करता है? किसी भी चीज का एक्सचेंज वैल्यू को बतलाता है। दूसरा, these are also used for expressing the value of various services rendered by the different factor of production such as land, labor, capital and organization। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग को किसी का अगर सर्विसेज भी चाहिए तो हम लोग पूछते हैं भैया क्या चार्जेस आप लेते हो अपने सर्विसेज का। सपोज दैट मेरे को अपना फोन ठीक करवाना है, ठीक है, तो मेरे को उस बंदे का सर्विसेज चाहिए। मैं बोला कि आपके क्या चार्जेस है, या मेरे को डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर भी, टीचर्स भी क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बदले में अपना इन एक्सचेंज कुछ वैल्यू प्राइस के फॉर्म में चार्जेस करते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज प्राइस। It is to be noted that generally it is the interaction between demand and supply that determines the price, but sometimes government incentives and determines the price either fully or partially। देखो, जनरली प्राइस जो होते हैं ना, वो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। देखो ध्यान से, अगर डिमांड किसी भी चीज का बहुत ज्यादा, जैसे कि अगर प्राइस किसी चीज का कम होते जा रहा है तो डिमांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड कम होते जा रहा है। अब जब डिमांड सॉरी जब प्राइस उसका कम होते जा रहा है तो डिमांड उसका बढ़ते जाएगा, और जैसे उसका डिमांड बढ़ा, दैट मीन्स व्हाट? आपको क्या देखने को मिलेगा? कि उसका सप्लाई घटने लगेगा। सप्लाई क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। ठीक है, तो ये तो मार्केट का नेचर है, हम लोग को पहले से पता है। तो चलो इसमें देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्सेस द प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का दाम भी गवर्नमेंट तय करती है, डीजल का, केरोसिन का, कोल का, फर्टिलाइजर्स का, सारी चीजों का प्राइस जनरली गवर्नमेंट तय करती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं विच आर क्रिटिकल इनपुट्स। इट ऑल्सो फिक्सेस ऑफ प्रोक्यूरमेंट प्राइस ऑफ व्हीट। वेयर हाउसिंग वगैरह में जाकर के हम लोग कोई सामान को रखते हैं तो उसका भी प्राइस कौन तय करता है? तो गवर्नमेंट तय करती है। वाइल डिटरमाइनिंग दिस प्राइस, इन प्राइस को रखने के समय या इन प्राइसेस को सोचने के समय गवर्नमेंट अपने दिमाग में क्या क्या, उनके दिमाग में क्या क्या चलते हैं, तो ये चीज को देखना। द गवर्नमेंट कंसीडर द फैक्टर्स लाइक कॉस्ट ऑफ इनपुट। इनपुट का क्या कॉस्ट है, उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है उस बिजनेस में, उस प्रोडक्ट का नेचर क्या है, और इन सारे चीजों को ध्यान में रखने के बाद, जैसे कि एक बात सुने होगी, अगर हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है तो हम लोग इतना जानते हैं कि अगर किसी भी चीज में रिस्क ज्यादा होता है तो वहां पे रिटर्न भी ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, मोर रिस्क मोर रिटर्न। तो उसी तरीके से अगर किसी चीज के प्रति, जैसे कि फर्टिलाइजर्स का अगर बात करें तो वो एक सीजन में अगर बिका, ठीक है, मतलब कि अगर जैसे कि अभी हम बात करें एक सीजन में, जैसे भी समझ लो कि अभी जो एग्रीकल्चर वाला सीजन है जो चल रहा है, ऐसे तो मेरे को उतना आइडिया है नहीं, बट होना चाहिए, नहीं है तो एग्रीकल्चर का जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा कि फर्टिलाइजर्स को तो हम बहुत समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है, और स्टोर करने के लिए भी हमको थोड़ा
कॉस्टली, कुछ समय के लिए भी स्टोर करते हैं तो उसमें भी बहुत कॉस्टली वो होता है, कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज का प्राइस तय किया जाता है। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेशन ऑफ ए प्राइस व्यू, तो ये लगभग ये जो है ना ये आपको हर वीडियो में मिलेगा। देखो, it is an open competitive market, it is interaction between the demand and supply that tends to determine the price and quantity. The table of the demand and supply on pages 41 and 78 respectively, it is already being given. तो ये schedule जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार फिर से याद करा देते हैं आपको कि देखो प्राइस अगर बढ़ते जा रहा है तो आप यहां पे क्या देख रहे होगे कि आपका डिमांड घटते जा रहा है, और जब डिमांड घटेगा और प्राइस आपका बढ़ेगा दैट मींस योर सप्लाई बढ़ने लगेगा। सप्लाई क्या होगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है, मतलब प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन, फिर से लिख देते हैं कि चीज को, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, दैट इज व्हाट डायरेक्ट रिलेशन। और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, दैट इज इनवर्स रिलेशन। ठीक है, ये कैसा रिलेशन है आपका? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, और डिमांड और सप्लाई का अगर बात करें तो डिमांड अगर बढ़ता है तो सप्लाई को ये लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे? सप्लाई को कम करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पे भी आपको कैसा रिलेशन देखने को मिलेगा? इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे इक्विलिब्रियम का सिचुएशन, जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अगर इसके हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर जाते हैं, जैसे कि ऐसा सिचुएशन है, यहां पे है इक्विलिब्रियम का सिचुएशन, इसके अगर ऊपर जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? एक्सेस ऑफ डिमांड। ठीक है, और यहां पे इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है। ठीक है, और यहां पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? एक्सेस ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई यहां पे आपका क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहां पे देख रहे होगे, आपका क्या दिख रहा है कि जब 2 रुपया प्राइस था तो आपका सप्लाई भी 35 था, यहाँ 35 है, और डिमांड भी आपका 35 है। तो 2 रुपए के प्राइस में, मतलब ऐसे सिचुएशन में जब प्राइस 2 रुपया था तो आपका डिमांड इज इक्वल टू क्या था? सप्लाई। ठीक है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई था। तो सर अगर प्राइस बढ़ाते हैं, मान के चलो कि अगर हम प्राइस क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। प्राइस अगर हम 4 रुपए लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो प्राइस जब 4 रुपए चला गया तो डिमांड आपका कितना हो गया? 20 हो गया। मतलब कि यहाँ पे क्वांटिटी आपका क्या हो रहा है? घट रहा है। वही प्राइस अगर हम 1 रुपया लेके आ जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि डिमांड बढ़ गया है। क्या देखने को मिल रहा है? डिमांड बढ़ गया है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक्सेस ऑफ डिमांड। क्या देखने को मिल रहा है? एक्सेस ऑफ डिमांड। और यहां क्या देखने को मिल रहा है? एक्सेस ऑफ प्राइस, मतलब एक्सेस ऑफ सप्लाई। सप्लाई आपका ज्यादा है। ठीक है, और ये जो पोजीशन है ये आपका क्या है? इक्विलिब्रियम। क्या है? इक्विलिब्रियम। बढ़िया। चलिए, तो ये था आपका 3 कंडीशंस। तो ये एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल चीज है आपके लिए। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक बार इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ये भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें से आपको मिलेगा। यू विल गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जो हम ऊपर में समझाए हैं उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अगर थोड़ा सा अगर आप और कंक्रीट बनाना चाहते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है दैट इज एनफ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई में आप पढ़े होंगे इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड इंक्रीज करता है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा,
डिक्रीज इन डिमांड तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुके हैं क्लासेस में और आप बचपन में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इंक्रीज इन डिमांड मतलब वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिक्रीज इन डिमांड वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन सप्लाई वो भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा और डिक्रीज इन सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, आगे चल के देखते हैं हम लोग डिमांड एंड कंडीशन के कुछ कुछ फैक्टर्स। जैसे कि हम लोग रियल वर्ल्ड में कुछ कुछ ऐसा देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है या किसी प्रोडक्ट के प्रति टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होने लगती है, मतलब जनरली बढ़ती है, तो वैसे सिचुएशन में जैसे कि सपोज दैट कि अगर हम बात करें मेरा इनकम पहले 1000 रुपया था, अभी बढ़ के 1500 रुपया हो गया, तो मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट्स के प्रति कंजम्पशंस बढ़ेगा। तो जब कंजम्पशंस बढ़ेगा तो मेरा डिमांड अल्टीमेटली बढ़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मेरा इनकम घट जाता है तो जस्ट उसके उल्टा देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग किस में शिफ्ट हो जाएंगे, इंफीरियर गुड्स में शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि हम लोग गिवन गुड्स में शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका कंडीशन। उसके आगे देखते हैं पहला पॉइंट, एन इंक्रीज इन डिमांड कर। देखो समझना ध्यान से, द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस एंड द डिमांड कर्व शिफ्ट टू डीडी। देखो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पर्टिकुलर इंसान का इनकम जो है वो रेज कर गया है। जब इनकम उसका बढ़ गया है मतलब उसका प्राइस किसी भी चीज के प्रति खर्च करने का जो उसका जो रियल इनकम है वो बढ़ गया है, और प्राइस जो है किसी प्रोडक्ट के प्रति खर्च करने का कैपेसिटी भी उसका बढ़ गया है। तो सपोज दैट यहां पे ध्यान ये देना है कि पहले उसका प्राइस इतना लग रहा था। ठीक है, पहले उसका प्राइस इतना लग रहा था, अब उसका प्राइस घट के इतना हो गया। तो ध्यान दीजिए, जब उसका प्राइस इतना लग रहा था तो वैसे सिचुएशन में वो इतना क्वांटिटी परचेज कर रहा था। ठीक है, मतलब डिमांड का कर्व कुछ इस तरीके से बन रहा था और सप्लाई का कर्व कुछ इस तरीके से बन रहा था। ठीक है, उसके बाद जैसे प्राइस घटेगा, तो जैसे प्राइस घटा तो आप देख रहे होंगे उसका क्वांटिटी बढ़ेगा। क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब अगर क्वांटिटी बढ़ गया तो प्राइस घटने के कारण उसका डिमांड जो है वो बढ़ गया। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है क्या, नहीं 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 नहीं, जब प्राइस घटा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये सिचुएशन आएगा। यहाँ पे उसका क्या देख पाओगे आप कि डिमांड उसका बढ़ गया है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है, और अगर प्राइस अगर घटता है और प्राइस अगर बढ़ता है तो सिचुएशन उल्टा देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका डिक्रीज इन डिमांड। तो देखो अगर डिमांड में डिक्रीज देखने को मिलता है तो डिमांड अगर डिक्रीज होगा तो मींस डिमांड लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, द अपोजिट विल हैपन व्हेन द डिमांड फॉल्स एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉल इन इनकम। हो सकता है उसका इनकम घट जाने के कारण उसका डिमांड घट गया। तो व्हाइल द सप्लाई रिमेन्स द सेम, सप्लाई तो अभी भी सेम है, सप्लाई में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, तो द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट एंड बिकम डीडी। तो डिमांड कर्व कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। व्हाइल द सप्लाई कर्व रिमेन द सेम, तो सप्लाई कर्व अभी भी आपको देखने को क्या मिल रहा होगा, वो सेम है, लेकिन डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट हो जा रहा है। पहले यहां था, अब वो घट के इधर आ जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज योर डिक्रीज इन डिमांड। उसके बाद तो दस विथ डिक्रीज इन डिमांड देयर इज अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एट सप्लाई। बिल्कुल, तो जब वो, क्योंकि जहां पे डिमांड और सप्लाई पहले यहां पे मैच कर रहा था, ठीक है, तो यहां पे मैच कर रहा था तो यहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा था। अब आप देख रहे हो कि वो यहां पे मैच हो रहा है, तो जब यहां पे मैच हो रहा है तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर केस में होगा, चाहे प्राइस बढ़ने से, प्राइस घटने से, डिमांड बढ़ने से या डिमांड घटने से, हर जगह पे इक्विलिब्रियम का सिचुएशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इंक्रीज इन सप्लाई, अभी तक हम लोग देख रहे थे सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं था, अब सप्लाई में क्या देखने को मिल रहा है आपको, इंक्रीज। तो अगर let us now assume that the demand curve does not change but there is increase in supply से because of improved technology, तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने के कारण सप्लाई जो है वो बढ़ गया लेकिन डिमांड कंडीशन अभी भी उतना ही है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो सप्लाई कर्व पहले आपका कहां से कहां जा रहा था, देखो सप्लाई कर्व पहले आपका, वेट यहां पे था, वेट ये नहीं है, सप्लाई कर्व पहले आपका ये था। ठीक है, सप्लाई कर्व पहले आपका एस था। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया या चेंजेस आया तो सप्लाई आपका बढ़ गया। ठीक है,
तो सप्लाई जब आपका बढ़ गया तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि डिमांड में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन देखने के लिए हम यहाँ पे कोशिश करें तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि सप्लाई जब बढ़ता है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि अगर सप्लाई आपका बढ़ेगा दैट मीन्स व्हाट, प्राइस क्या होगा आपका, बढ़ेगा कि घटेगा। तो सर जब प्राइस बढ़ता था ना तभी सप्लाई बढ़ता था, तो सर इसका तो उल्टा कंडीशन होगा ना, जब प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा, ठीक है। लेकिन यहां अगर सप्लाई अगर आपका घट रहा है, बढ़ रहा है, तो प्राइस क्यों घट रहा है? क्योंकि देखो यहां पे हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर के बना रहे हैं, ये कोई रियल एजम्पशन नहीं है, हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिए हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि द सप्लाई एसएस कर्व विल शिफ्ट टू द राइट एंड बिकम एस डैश मतलब S1, ठीक है, एट द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी। देखो ओपी यहां से लेके यहां तक, OQ इज द डिमांड, OQ जो है आपका डिमांड था, is supplied with the new supply curve when the supply is greater than the demand the equilibrium price will go down। तो जब सप्लाई ग्रेटर होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। तो देखो नीचे की ओर आया है कि नहीं आया, तो पहले यहां पे था अब यहां पे शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल नीचे की ओर आया है। तो दैट as a result of increase in supply with demand remaining the same equilibrium price will go down and quantity demanded will go up। तो इसके कारण जो सप्लाई यहाँ पे बढ़ रहा है उसके कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है, तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन वो मतलब फुली यूटिलाइजेशन वो कर पा रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वो प्राइस कम करेगा और प्राइस कम करने के बाद डिमांड उसका अल्टीमेटली रेज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई में जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा कि सप्लाई यहां पे घट रहा है, इफ बिकॉज सम रीजन देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई विल फाइंड दैट इक्विलिब्रियम प्राइस विल गो अप। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगा वो ऊपर की हो जाएगा, बट दैट अमाउंट सोल्ड एंड परचेज विल गो डाउन। लेकिन जो अमाउंट सोल्ड और परचेज करेंगे वो घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डाउन का सिचुएशन दिखेगा, कैसे दिखेगा सर, देखो प्राइस सप्लाई पहले यहां पे इतना था, अब सप्लाई कम हो गया, तो सप्लाई जब कम हो गया अपवर्ड की ओर शिफ्ट कर रहा है, तो यहां पे ध्यान दो कि पहले प्राइस इतना था, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन ये आ रहा था, अब प्राइस बढ़ के इतना हो गया, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब जो वो सिचुएशन सॉरी घट जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, अपवर्ड शिफ्ट करेगा। अब ध्यान से समझो कि till now we were considering the effect of change in either demand or in supply in equilibrium। तो अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि डिमांड और सप्लाई में चेंज होने से क्या फर्क देखने को मिलता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखेंगे आगे, आगे देखते हैं कि इन सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी सम परचेज देयर मे बी केसेस विच बोथ द सप्लाई डिमांड कर्व चेंजेस एट द सेम टाइम। मतलब डिमांड भी आपका चेंज हो रहा है और सप्लाई भी चेंज हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली हम लोग देखेंगे। तो ड्यूरिंग द वार, ये देखो ये एक याद रखना, ये एक एजम्पशन है वॉर के टाइम पे, ठीक है। वॉर तो हम देखे नहीं है, आई थिंक आप लोग भी नहीं देखे होंगे, लेकिन वॉर का जब सिचुएशन था तो फॉर एग्जांपल शॉर्टेज ऑफ फूड, वहां पे फूड का शॉर्टेज था, विल ऑफन डिक्रीज सप्लाई व्हाइल फुल एम्प्लॉयमेंट कॉजेज हाई टोटल वेज पेमेंट विच इंक्रीज द डिमांड। तो वहां पे सप्लाई को भी पूरा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाएगा प्रोडक्ट्स का। तो अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के बाद भी आप एक चीज समझ पा रहे होगे, ये समझ पा रहे होगे कि वहां पे प्राइस में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो वहां पे प्राइस बढ़ेगा और सप्लाई भी बढ़ेगा एज वेल एज डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि वो एक वॉर का सिचुएशन है, एक्सेप्शनल सिचुएशन है, ठीक है। चलिए we may discuss the change in both demand and supply with the help of diagram as below। चलो डायग्राम से देखते हैं क्या होता है। देखो यहां पे ध्यान से बोला है कि सप्लाई, ठीक है, सप्लाई पहले इतना था अब चेंज हो गया, डिमांड आपका क्या हो जाएगा, सप्लाई यहां पे बढ़ रहा है ना, तो डिमांड आपका क्या हो जाएगा, डिमांड भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। डिमांड जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखो कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो डिमांड घट भी सकता है, ये भी सिचुएशन आ सकता है। हाँ सर, तो सर ये भी सिचुएशन आ सकता है
कि डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ेगा, तीनों सिचुएशन आ सकता है। देखते हैं, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और ये काफी मतलब अगर बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट बेसिक आइडियाज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप खुद ही टीचर बनने जा रहे हो तो आपको खुद ही पढ़ाना है, तो फिर आपको ये बेसिक आइडियाज होने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा कुछ ऐसा डिस्कस नहीं करेंगे। बोला है सो साइमल्टेनियस चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई एंड इट्स इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो पहला में आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंजेस देखने को मिल रहा है, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। उसके अलावा इन फिगर द ओरिजिनल डिमांड कर्व टीडी, द ओरिजिनल डिमांड कर्व डीडी, द सप्लाई कर्व एसएस, जो सप्लाई कर्व था एसएस, जिस पॉइंट पे मीट हो रहा था वो इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन था, तो मतलब विच ओपी इज एन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ओपी जो था वो इक्विलिब्रियम प्राइस था, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। एंड ओक्यू इज द क्वांटिटी बाउट ऑन सोल्ड, तो उस समय हम लोग जो क्वांटिटी परचेस कर रहे थे दैट इज व्हाट, ओक्यू, ठीक है। अब फिगर 6 में आते हैं, so that increase in demand is equal to increase in supply, तो ये बताता है कि increase in demand is equal to increase in supply, हाँ सर ये बताता है। तो the demand, new demand curve DD and supply curve SS meet at point T, जहां पे मिल रहे थे point T था, तो the new equilibrium price is equal to the old equilibrium price OP, इसीलिए कहा गया है जो नया equilibrium price होगा OP का, मतलब जो पुराना इक्विलिब्रियम प्राइस था OP, वो भी नया इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा क्या, OP ही रहेगा, ठीक है। आगे दूसरा पिक्चर, सो दैट इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। दूसरा पिक्चर हमको क्या दिख रहा है कि जितना से, ध्यान देना इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे आपका ये था कि अगर डिमांड 10 से चेंज हो रहा है तो सप्लाई भी 10 से ही चेंज हो रहा था, यही चेंज देखने को मिल रहा है हमको, दोनों में चेंज क्या था आपका, सिमिलर था। लेकिन यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिमांड चेंजेस मोर देन सप्लाई, डिमांड जो है यहाँ पे सप्लाई से ज्यादा चेंज दिख रहा है, मतलब सप्लाई में थोड़ा सा चेंजेस होने के कारण डिमांड में ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं सिचुएशन, कह सकते हैं। चलो इसको एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा है कि सो दैट इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो हेंस द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ओपी, तो यहाँ पे न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, ओपी होगा, ठीक। आगे देखो, इज हायर देन द ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी, जो कि ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस से हायर है, मतलब OP1 से सॉरी OP से OP1 ज्यादा क्या है, बड़ा ज्यादा है, ये तो पता चल रहा है आपको। अब यहाँ पे द अपोजिट विल हैपन, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस विल गो डाउन, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, पीछे की ओर शिफ्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक ही लाइन में शिफ्ट करता, मतलब कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस पहले था वही अभी भी है, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा होगा। कब, जब आपका डिमांड में ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है एज कंपैरिजन टू सप्लाई। अगर डिमांड 10 से चेंज हो रहा है तो सप्लाई मात्र 5 से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वैसा सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि इक्विलिब्रियम का पोजीशन चेंज होगा और वो डाउनवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा, मतलब नीचे की ओर जाएगा। लेकिन जितना से डिमांड चेंज हो रहा था उतना से सप्लाई ही चेंज हो रहा है, सप्लाई भी चेंज हो रहा था, तो वैसे सिचुएशन में क्या था, इक्विलिब्रियम प्राइस जो था वो इक्वल था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए लास्ट, if there is an simultaneous fall in demand and supply and the fall in demand is more than the fall in supply, तो वही चीज बोला है जो अभी हम बताए। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट में आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, लास्ट पॉइंट में आपको ये देखने को मिल रहा है कि सप्लाई चेंजेस मोर देन डिमांड, मतलब कि सप्लाई में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है, सप्लाई में आपको क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। सप्लाई में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है एज कंपैरिजन टू डिमांड। देखो सप्लाई में कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है, डिमांड में कितना, बस इतना, और सप्लाई में इतना, डबल से भी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है या डबल है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे सप्लाई ज्यादा चेंज होगा एज कंपैरिजन टू डिमांड, तो वहां पे इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो होगा वो शिफ्ट करेगा राइटवर्ड की ओर, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम सिचुएशन किधर की ओर शिफ्ट किया था, लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट किया था, ठीक है। किधर की ओर शिफ्ट किया था, लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट किया था, ठीक है। चलिए तो अब हमारा क्लासेस बिल्कुल लास्ट है,
तो लास्ट है, तो लास्ट पॉइंट को डिस्कस करके फिर ये क्लासेस को वाइंड अप करते हैं। चलिए, एक यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है कि फिगर नंबर 6C shows that supply, figure now shows that the supply increases in a greater proportion than demand। यहाँ पे सप्लाई जो है वो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है एज कंपैरिजन टू क्या, डिमांड। मतलब कि डिमांड कम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिमांड में चेंजेस कम देखने को मिल रहा है और सप्लाई में ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल लेस देन द इक्विलिब्रियम देन ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो था वो क्या होगा, घट जाएगा। पहले कितना था, ओपी था, अभी कितना हो रहा है, ओपी 1 हो जा रहा है। मतलब कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो रहा है आपका, घट जा रहा है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो रहा है, घट जा रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो रहा है। फाइन, ठीक है। चलिए, और क्या बोला है, बोला है इफ द फॉल इन सप्लाई इज मोर देन द प्रोपोर्शनल फॉल इन डिमांड द इक्विलिब्रियम प्राइस विल गो अप। तो जैसे इसके उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाउ वाज द क्लास, हाउ वाज द सेशन? प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो भाई अच्छे से, और कमेंट कर दो अगर अच्छा आपको लग रहा है तो। फिर ठीक है, चलिए, तो फिर अपन मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक अच्छे से रिवीजन करो, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इस बार फुल कोर्स हम लोग खत्म भी कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।